अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तारड़ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और जैसा कि सब जानते हैं कि आज 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। और यकीनन तारड़ साहब आप भी मना रहे होंगे, और चाहे हालात कैसे भी हों। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, लेकिन हालात कैसे भी हो सर, ये दिन बहुत जोशो खरोश से लोग मनाते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए आरजू, मैं दो चार चीजें 14 अगस्त के हवाले से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं 14 अगस्त वाले दिन जब जितना अरसा पाकिस्तान रहा, मेरे लिए बड़ा अफसरदा दिन होता था, क्योंकि 14 अगस्त शायद आपको ये एक्सपीरियंस हो या ना हो, जब मैं पाकिस्तान में था बचपन में 14 अगस्त को जो लोग महाजरीन होकर आए थे उनकी स्टोरियां छपती थी अखबारों में, और मैं जब वो स्टोरियां पढ़ता था तो मैं कई दफा मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि किस तरीके से लोग इस पार्टीशन के ऊपर क्या हुआ, लोग किस तरह यहां से वहां गए और वहां से यहां आए। आज हमारे जो बच्चे हैं उनको इस चीज का अंदाजा नहीं, उनको बिल्कुल कोई पता नहीं। और दूसरा, जब मैं पाकिस्तान की माजी के या हिस्ट्री की बात करूंगा आरजू, अफसोस के साथ मुझे अमेरिका में आके हिस्ट्री को दोबारा पढ़ना पड़ा, क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर स्कूल कॉलेजेस के अंदर पाकिस्तान की सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि टू पार्टी सिस्टम क्या था। आप सेकुलर हैं या आप इस्लामिक हैं, आप जमहूरी हैं, आप नहीं हैं, आप अमेरिका के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, आप कहां खड़े हैं? ये बिल्कुल आप अभी तक कंफ्यूज हैं आज तक, और ये कंफ्यूजन पहले दिन से था। 1947 से भी यही था कि आप कायदे आजम की चीजों के साथ आप एग्री नहीं करते रहे। पढ़े लिखे लोग चंद आए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए, भारत की तरफ से इंडिया से माइग्रेट करके आए, बड़ा अरसा वही वजीर आजम बनते थे, वही सदर बनते थे, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा वही थे। पहले तो आपका आके 10 साल तो ये रहा, जो ब्यूरोक्रेट होते थे वही सदूर बनते थे आपके, वही प्राइम मिनिस्टर बनते थे। फिर जो आप करंट हालत में जहां पहुंचे हैं, इनकी ईंटें लगाई सिकंदर मिर्जा ने बड़े प्यार के साथ, और अयूब खान साहब ने लगाई, और पूरा का पूरा मुल्क ही बैरियर टाउन बने है। इस वक्त आपके इमरान खान साहब भी इतने ताकतवर नहीं जितना मलक रियाज ताकतवर है। तो आप जिस दिन मलक रियाज से आजादी लेंगे तो मैं फिर उसको असली आजादी समझूंगा। अभी तक तो आपकी आजादी हाइब्रिड आजादी है। आप एक ऐसे निजाम के शिकंजे में हैं जिसमें करप्शन है, और उसमें आपका कैपिटल लंदन है, इस्लामाबाद नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर इस वक्त भी इमरान खान साहब जो है अपने जलसे से खिताब कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि हकीकी आज़ादी आ जाएगी अगली 14 अगस्त पे। नहीं, हकीकी आजादी देखें, आपके चीफ मिनिस्टर जब मिलते हैं और छुप छुप के आपकी बातें कराते हैं अमेरिकन एम्बेसडर से कमरों के अंदर से, और उसके बाद ओपन चैलेंज है आपके लिए कि आपके E7 का घर का किराया भी अमेरिकन एम्बेसी देती थी, आपने उसको भी डिनाई अभी तक नहीं किया। उसके बाद अभी आपने रिसेंटली $25,000 पर महीने के हिसाब से यहाँ पे एक लॉबी फर्म हायर कर ली है, जिसके सिर्फ 2 मेंबर हैं, दोनों यहूदी हैं उस लॉबी फर्म के। अब मैं खुश होता कि अगर ये $25,000 महीना जो है आप बलोचिस्तान के और सिंध के अंदर हिंदू बरादरी जो कि सैलाब में पिस गई है, आप उनको देते, तो मैं समझता आप अच्छे पाकिस्तानी हैं और आप एक अच्छे मुसलमान हैं। और उसकी आपकी, मैं आज जावेद चौधरी साहब के आर्टिकल के हिसाब से आपकी माफी जो है वो 3 करोड़ रुपए की है, जो आप माफी अमेरिका से मांग रहे हैं, और आप अमेरिका से मदद की अपील कर रहे हैं। लेकिन लोगों को कहते हैं हकीकी आजादी, अगर अमेरिका की गुलामी करनी थी तो पाकिस्तान बनता ही ना। ये बहुत सख्त अल्फाज है। लेकिन सर इन्होंने क्या बात की होगी अमेरिकन एम्बेसडर से अलग से जाके, आपके ख्याल से? देखें, अमेरिकन एम्बेसडर से देखें, माफिया मांग रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। नहीं जी, वो लेटर की वैसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा है, मैं आपके साथ हूं, मैंने आपके कहने पे सीपैक बंद कर दिया, आप देखें, मैं आपको अफगानिस्तान में निकलने के लिए आपके लिए खाने भेजता रहा हूं, आपके फौजियों की टेक केयर करता रहा हूं, देखें जी मैंने आपको क्या नहीं करके दिया, आपको सीपैक चुभता था, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। वो यही कहते होंगे, और आप प्लीज इसको आप समझाएं, आप बाजवा साहब को समझाएं, IMF के आपसे बातें हो रही हैं, इनको कहें मुझे माफी दे दें, यही और क्या कहना हो रहा है। और इनसे जो ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि वहां पे कैडलक का प्राइस क्या है, या वहां पे ये पूछ रहे होंगे, और ये इन्होंने क्या पूछना, माफिया मांग रहे हैं। जिस तरह जवेद चौधरी साहब ने लिखा है कि 3.5 करोड़ की माफी है, वो जो लॉबी का खर्चा आ रहा है वो माफी मांगने के लिए है ना। यहाँ पे लॉबी क्यों हार की जाती है अमेरिका? बिल्कुल, लेकिन रेगुलेशन
लेकिन सर साथ-साथ आज इमरान खान ने थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी उनको, तो उन्होंने ये भी कहा कि जी जो एआरवाई को बंद किया गया है तो बड़ा जुल्म है कि जो मेरी आवाज़ पहुँचाता था लोगों तक, उसको बंद कर दिया गया। जबकि एआरवाई वालों को बकौल इमरान खान के खुद भी नहीं पता था कि शहबाज गिल क्या कहने वाले हैं। इसका मतलब है कि शहबाज गिल से डिस्टेंस कर लिया इमरान खान ने? नहीं, देखिए उनसे तो डिस्टेंस कर लिया, लेकिन इसमें आरज़ू मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि एआरवाई के साथ भी ज़्यादती हो रही है। हुँ, उनको नोटिस देते, उनको कुछ और करते चीज़ें, लेकिन चैनल बंद कर देना। देखिए उनके 2-3 हज़ार एम्प्लॉयी हैं। हुँ, एक बहुत बड़ा पुराना इंस्टीट्यूशन है। मेरे खुद बड़े रिलेशनशिप उस एआरवाई जो अब्दुल याकूब रज़ाक थे, ही वाज़ अ जेंटलमैन। बल्कि उनके साथ भी हमारे पाकिस्तान में कई ज़्यादतियाँ हुई। उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी मदद करते थे, बड़े पैट्रियोटिक थे हाजी साहब। और किसी इंस्टीट्यूशन को इस तरह बंद नहीं करना चाहिए। अगर उनसे गलती हुई है, उनको चांस देना चाहिए था, कोर्ट में उनको लाना चाहिए था, उनको अपना अपना बयानिया बयान करने की इजाज़त देनी चाहिए थी। इस तरह बंद करके उनका रोज़गार या 3,000 लोगों को अनएम्प्लॉय कर देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सर। हुँ, जो करंट जो हो रही है, वो भी चीज़ें गलत, ये कोई सारा हुँ, दूसरी साइड भी ठीक नहीं कर रही है। देखें, आप बुराई का जवाब बुराई से, ज़ुल्म का जवाब ज़ुल्म से देंगे, ये भी अच्छी रवायत नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि जी हम इनके 3-3, 4-4 दिन के जिस्मानी रिमांड दे रहे हैं। जब हमें जेल में लाया जाया जाता था, नून लीग के एक लीडर फरमा रहे थे, तो हमें महीना-महीना हमारा जिस्मानी रिमांड होता था। तो भई ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो इस ज़माने में 21st सेंचुरी में आप ज़्यादती कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि वाक़ई में उनके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, 3 या 4,000 बताया जा रहा है और ज़ाहिर है वो सब जो है वो इस वक़्त मुश्किल में है। लेकिन जो असल लोग थे, जो इस तरह के शोज़ करते थे, वो तो भाग चुके हैं। नहीं, अभी वो इनका भाग चुके कोई हैं, दुबई वरना चला गया, कोई देखें, अमेरिका चला इस गया। वक़्त कसूर किसी का नहीं, ये बच्चे बेचारे, शहबाज़ गिल का क्या कसूर है? जब उसका जो पेशरवा है, उसका जो मज़हबी लीडर है, जब वो आर्मी चीफ को कहता है कि ये मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं, तो वो क्या कहेगा? उसने तो वही कहा जो उसका मज़हबी पेशरवा कह रहा है। पूछना तो चाहिए ना पीर साहब से, भई आप हमारा क्या कसूर है भई? हमें मीर जाफ़र, मीर सादिक क्यों बना दिया आपने? हम आपको लेकर आए थे, आपकी मदद करते रहे, नैपियाँ तब्दील की आपकी। लेकिन ये कसूर तो उनका है, उनको नहीं पूछा जा रहा। और देखिए दूसरी वो जो इनके ड्राइवर का जो फ़ोन है, फ़ोन भी तो बनी गल्ला पड़ा, ड्राइवर भी वहीं बैठा है। तो सर फिर अरेस्ट तो इमरान खान को भी हो जाना चाहिए था। ऐसे शहबाज गिल भी इतने कोई बच्चे तो नहीं है कि इन्हें जो कहा जाएगा ये वो करते चले गए। नहीं, वो मगर तो साथ-साथ सर पीएमएल-एन की गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है वो अरेस्ट किया करने के लिए छापे डाले जा रहे हैं पंजाब में। बिल्कुल देखें, हालात आपके बहुत खराब हैं। जिस वक़्त शहबाज़ गिल साहब अरेस्ट हुए हैं, पहला टारगेट हमज़ा शहबाज को बनाने की कोशिश की है। जब वो लंदन जा चुके थे, तो उसी के फ़ौरन बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी अता तारड़ को पकड़ने के लिए। ये तो टिट फॉर टैट चल रहा है। उसी वक़्त कहा था आपके सूबा पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर ने कि मैं अपनी पुलिस लेके इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू करने लगा हूँ, हमारा लीडर है, और साथ ही परवेज़ भाई ने कह दिया था कि बनीगाला को कैंप ऑफिस बना देंगे। देखिए, ये तो ये आपकी फेडरेशन या जमहूरियत या कुछ सियासत या रेट ऑफ गवर्नमेंट, और फिर उन लोगों को मुअत्तल कर दिया गया जिन्होंने पीटीआई को के लिए छापे मारे थे। देखिए, आपका कोई बहुत हालात खराब चल रहे हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज्ड, रिश्वत के रेट डबल, गवर्नमेंट कमजोर, बहुत बुरे हाल। इस 14 अगस्त को मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को घर के अंदर बैठ के सोचना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या, अफगानिस्तान है या सोमालिया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर अगर हम अमेरिका की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह का इंटॉलरेंस पाकिस्तान में पाया जाता है अक्सर, कि लोग जो हैं वो मज़हबी बात पे या किसी की बात अच्छी नहीं लगी तो उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं, अक्सर मार भी देते हैं। तो वही हमने देखा कि किस तरह से जो है सलमान रुश्दी जो है उनके ऊपर अटैक किया गया। आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये अमेरिका में हुआ है सब कुछ। देखिए, अमेरिका में हुआ है, सलमान रुश्दी साहब परमानेंट यही रहते हैं। वो है, उनकी नेशनैलिटी तो ब्रिटिश है, लेकिन मेरा ख्याल है ही गॉट मैरिड विद सम अमेरिकन लेडी। और वो दोबारा एक किताब लिख रहे थे और उसकी वो उनकी तैयारी कर रहे थे। वो उनकी हालत ठीक नहीं है। उनको जो चोटें, एक तो उनके गले के पास चोट आई और दूसरा उनके जिगर के ऊपर आई, टोस्ट आई। और उनकी आज मैं जो रिसेंट न्यूज़ है कि उनकी एक आंख भी ज़ाया होने का खदशा है, और वो इनकी हालत इतनी नाजुक है कि वेंटिलेटर पे चले गए। 24 साल का लड़का है जिसने न्यू जर्सी का रहने वाला है, जिसने अटैक किया है उन पे।
लेकिन ये कि अब इस पे मेरी मिली-जुली सी राय है। उनकी जो मैंने बुक वो नहीं पढ़ी है। जब वो आई थी मैं यंग एज में था, उसमें नहीं मैं तवज्जो दे सका। लेकिन उसके बारे में आर्टिकल काफ़ी पढ़े हैं। उन्होंने भी मुसलमानों के जो जज़्बात जो हैं उनको मजरूह किया था। लेकिन ये कि उनको अगर इश्यू था, किसी कोर्ट ने डिसीजन लेना चाहिए था, अगर गलत था तो सज़ा देनी चाहिए थी। अगर नहीं है तो इस तरह कानून को अपने हाथ में लेना ये भी ज़्यादती है। मेरा दोनों तरफ फीलिंग्स है मेरी। मैं इसको वेरी सेंसिटिव मैटर है, मैं इस पे क्या कह सकूं। लेकिन ये कि वाकई अमेरिका के अंदर हुआ, न्यूयॉर्क सिटी से थोड़ा बाहर हुआ, जहां पे समर में लोग लेक्चर अटेंड करने जाते हैं, वहां वो अपना लेक्चर दे रहे थे। आज सीएनएन पे आज उनके मैनेजर की स्टेटमेंट थी कि जिसमें उसने कहा कि ही इज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर एक तरफ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका में एक बात ये भी चली है कि अमेरिका बहुत कमजोर हो गया, खाना जंगी का जो है खदशा बताया जा रहा है, ये भी एक रिपोर्ट आई है। कहाँ तक आप समझते हैं कि ये ठीक बिल्कुल है? ठीक रिपोर्ट आई। अमेरिका इस वक्त डिवाइडेड। देखिए अमेरिका के अंदर एक तो जो अमेरिका का अलमिया ये है कि एक तो टू पार्टी सिस्टम है, और टू पार्टीज के अंदर भी फार लेफ्ट और फार राइट। फार लेफ्ट क्या है, वो सोशलिज्म है। फार राइट क्या है, वो एवेंजलिस्ट वोट्स है, मजहबी एक्सट्रीमिज्म है दूसरी साइड पे। जिस तरह क्रिश्चियन है, एवेंजलिस्ट वोट है। तो मिडिल ग्राउंड की रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं। इस वक्त जो कंजर्वेटिव डेमोक्रेट्स हैं वो डोंट एग्जिस्ट, और जो इस वक्त हमारे लिबरल रिपब्लिकन्स हैं उनकी भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। इसी वजह से कंट्री डिवाइडेड है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको उनके ऊपर इल्जाम है कि वाइट सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ जो है वो डेमोक्रेट है, वो बिल्कुल इस वक्त सोशलिस्ट एजेंडा है उनका। $7 ट्रिलियन जो है वो पब्लिक में बांटा गया कोविड के बाद, जिसमें से $3 ट्रिलियन के फ्रॉड हुए। इस वक्त तक अभी तक फेडरल गवर्नमेंट का सारे ऑफिस शट डाउन है, लोग घरों से काम कर रहे हैं, घरों में चेक जा रहे हैं, स्टिमुलस चेक भी अभी जा रहे हैं। लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। और ये लेकिन दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ द सोशलिज्म। दिस इज व्हाट द सोशलिज्म इज अबाउट। सोशल प्रोजेक्ट इतने कर दिए जाएं। अब एक छोटी सी मिसाल एक दूंगा। जो बाइडन 85,000 आईआरएस के एजेंट हायर कर रहे हैं, 85,000। वो सिर्फ इसलिए कि जाके लोगों के घरों पे छापे मार मार के इनकम टैक्स वाले देखेंगे लोगों ने पैसा कहाँ रखा है। तो ये सोशलिस्ट मुल्कों में होता है इस तरह। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट छोटी होती है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी कम बनाती है, उसकी एग्जीक्यूशन भी कम होती है। फ्रीडम, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड, फ्रीडम इन अमेरिका। बिल्कुल, लेकिन सर अमेरिका जो है वो एक तरह से अपने आप को सुपर पावर के तौर पे भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि एक ही रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके ख्याल से क्या आगे जाकर चाइना भी कोई मुश्किल पैदा कर सकता है अमेरिका के लिए? चाइना तो मुश्किल पैदा कर चुका है ऑलरेडी। देखिए ना, हमारे कई ऐसे लिबरल प्रेसिडेंट आते रहे हैं, ऐसे बेवकूफ किस्म के कई प्रेसिडेंट आए हैं जिनका जिनका देखें इनकी सोच क्या होती थी। इनकी सोच ये होती थी कि हमारी जब प्रोडक्ट जाएंगी आगे चाइना में, हमारे WTO की मेंबरशिप देंगे तो वो वहां पे सोशलिज्म खत्म होकर जमहूरियत चली जाएगी वहां पे। ये ख्वाब देखते रहे, फिक्शन में जाते रहे। नेफ्टा बना दिया अपने। हमारे यहाँ पे अमेरिका में रिवाज था कि आउटसोर्स करें, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती थी। नेफ्टा क्या था कि अपने बिजनेस सारे कनाडा, मैन्युफैक्चरिंग सारी कनाडा और मैक्सिको में शिफ्ट कर दी जाए। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट करता रहा चाइना। चाइना यहाँ बच्चे भेज के पढ़ा लेता था और उनको सारे बच्चे वापस जाके वो डुप्लीकेशन कर लेते थे। आईफोन जाली बना लेते थे, डुप्लीकेशन, हर चीज का आइडिया यहाँ से जाके उन्होंने इतनी तरक्की की है कि आज अमेरिका बेचारे सोच में पड़ गए। अब सारा कुछ भूल भाल के अफगानिस्तान से भी जलील होके निकले, लीबिया का भी कोई, इराक का भी कोई हाल नहीं है। सारा कुछ सारा तोड़ फोड़ के अब इन्हें पता चला कि नहीं, ये प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स में से निकल के चाइना को फेस किया जाए। मेरे ख्याल में टू लेट ना। सर एक तरफ ये बात भी की जा रही है कि ईरान के ऊपर से भी जो सैंक्शंस है वो हटाने की कोशिश की जा रही है, उसमें भारत भी साथ दे रहा है कि ईरान ताकि एक दफा फिर जो है वो फ्री हो जाए, उसके पास बहुत कुछ है दुनिया को देने के लिए। और जब ऐसा कुछ होगा तो पाकिस्तान की अहमियत और कम हो जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। आप कहाँ तक एग्री करेंगे? नहीं, पाकिस्तान की अहमियत तो तब होगी अगर पाकिस्तानी चाहेंगे। आपने जब भी चीजें कोशिश की हो बेचने की, बजाय कि अमेरिका पाकिस्तान के बारे में सोचा जाएगा, आप सिर्फ जाती शख्सियत के बारे में डिसीजन लेते हैं।
आपकी रूलिंग एलीट को जो चीज सूट करती हो वही पाकिस्तान का मुकद्दर होती है, जिसमें कौमियत नहीं है कहीं भी, और रूलिंग एलीट सारी आपकी लंदन बेस है, लंदन से ऑपरेट होती है। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि ईरान जो है उसको ओबामा साहब ने भी पैसे दिए थे, कैश पैसे दिए थे, रिलेशनशिप। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ईरान को के साथ रिलेशनशिप बनाना, उसको आगे चलाना, अमेरिका की इकोनॉमी इज अ वॉर बेस्ड इकोनॉमी। दे ऑलवेज लुक फॉर ट्रबल इन द एरिया वेयर दे कैन सेल द आर्मामेंट्स। F-16 उन्होंने वहां पे देखे ना, वो मक्खियां मारने के लिए तो नहीं बनाया ना उन्होंने बेचने के लिए बनाते हैं। F-16, F-18, F-35 टामाहाक मिसाइल, वो क्या करेंगे, बेचना है उन्होंने मिसाइल सिस्टम। तो वो ईरान को छोड़ेंगे, सऊदी अरेबिया डरेगा, खलीजी मुल्क डरेंगे, फिर असला बेचेंगे उनको। तो ये सारी स्ट्रेटजी है। हाँ, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आपकी प्रोडक्ट सिर्फ लेबर है, वो आप भेज रहे हैं बाहर, वो बना बना के बेचारे हमारे जैसे लोग पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। आप उनसे अपने बच्चों की ट्यूशन फीसें पे करते हैं लंदन में और न्यूयॉर्क में, और प्रॉपर्टियां खरीदते हैं। आपने बहुत तरक्की की, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बाहर तो बहुत तरक्की की आप। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो टेंशन है वो कम हो जाए, ताकि फिर उसके बाद ईरान को वो एक तरह से एक्टिव कर सके इस रीजन में। नहीं, वो ये एक दीवाने का ख्वाब है। अमेरिका इस वक्त, जो सऊदी अरेबिया है वो इस वक्त 50-50 हो चुका है। दे आर डिवाइडेड टू हैव रिलेशनशिप, जिस तरीके से डेमोक्रेट पार्टी उनको स्नब करती रही है अदनान खशोगी के केसेस की वजह से, हैं दूसरे। सऊदी अरेबिया इज डायरेक्टली टॉकिंग टू रशिया एंड चाइना, और वो अपने रिलेशनशिप वहां भी रख रहे हैं। ईरान के साथ देखें, ईरान का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो चुका है। ईरान आधे मिडिल ईस्ट में उनका इन्फ्लुएंस हो चुका है, सीरिया में, खलीजी स्टेटों में, लेबनान में, फलस्तीन में, वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने अमेरिका ने पिछले दिनों में जो कुछ किया इराक में, लीबिया में, सारा कुछ, वो सारा इट गोज इन द फेवर ऑफ ईरान। उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ चुका है। और वो अब इतनी आसानी के साथ रिलेशनशिप, सऊदी अरेबिया के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक करना इतना आसान नहीं है। मे भी कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने बताया ना कि इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी फॉरेन पॉलिसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एलाइज छोड़ते जा रहे हैं। यूरोपियन एलाइज जिनके ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट थी अमेरिका की, मार्शल प्लान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो आपका फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी डायरेक्टली टॉकिंग टू रशिया। और दूसरा एक जो ट्रेंड चला है पिछले दिनों में, आज से 5-10 साल से, कि हर मुल्क अब अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेता है कि इंस्टेड ऑफ पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग। तो उसमें वो एलाइंस छोड़ते जा रहे हैं। आपका यूरोप जा चुका है, आपके इन अमेरिकन के हाथों से निकल रहा है। उसके बाद मिडल ईस्ट भी निकल रहा है इनके हाथों से। चाइना और रशिया दे आर ग्रोइंग। मेरे ख्याल में चाइना और रशिया जो आपस में अलायंस और अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इट्स अ डायरेक्ट चैलेंज टू अमेरिका। और जो भारत और चाइना और रशिया आपस में जो अपनी करेंसी में, भारतीय करेंसी में जो ट्रेड उन्होंने शुरू कर दिया, दैट्स अ डायरेक्ट थ्रेट टू डॉलर। और यूक्रेन की वार की वजह से रूबल इतना ऊपर गया जिसकी हद कोई नहीं। तेल के पैसे पे रशिया की इकॉनमी उनको सूट कर गई यूक्रेन की वार, लेकिन अमेरिका है वो बेचारा बीमार है, वो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा पूरे तरीके से। लेकिन सर आपने डॉलर की बात की, तो डॉलर रेट भी पाकिस्तान में जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो 1-2 हफ्ते पहले, या समझे 3 वीक्स पहले, बहुत ज्यादा जो टेंशन एक थी बनी हुई कि पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का, उसमें से थोड़ा सा निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको मुश्किल में से? ना आ रहा है, देखिए आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है आईएमएफ की तरफ से उसकी किस्त की। एक तो जो डॉलर का नीचे आने की वजह ये भी है, और क्योंकि मार्केट नजर आ रही है कि डॉलर आता नजर आ रहा है पाकिस्तान, तो डॉलर मजीद आएंगे तो डॉलर अभी और नीचे जाएगा। लोग तो कुछ स्पेकुलेट कर रहे हैं कि 180 185 के नजदीक चला जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं, 200 के आसपास ही रहेगा मेरे ख्याल डॉलर। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब डॉलर नीचे जाता है तो आपके जो फॉरेन कर्जे जो डॉलरों में है उसमें आपको रिलीफ मिलती है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की। और पीटीआई, बेचारे पीटीआई वाले परेशान है कि डॉलर नीचे क्यों आ रहा है, वो तो सोच रहे थे 300 पे जाएगा। ये तो सही है, लेकिन सर उन्होंने मुल्क का नहीं सोचा। लेकिन सर आप लास्ट में क्या मैसेज देंगे हमारे जो, मतलब आपके भी जो लोग हैं उनको, कि जी 14 अगस्त के लिए जो 75 ईयर्स हो गए, तो कोई मैसेज जिससे लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है? मैं पाकिस्तान में, देखिए मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं खुद मुझसे धोखा हुआ है।
मैंने भी तब्दीली के ख्वाब देखे थे। मैं पाकिस्तान को तब्दील होते देखना चाहता हूँ। पड़ोस में भारत, बांग्लादेश, हर मुल्क आगे निकल गया, हमारा रिवर्स गियर है। हमें किसी इंस्टीट्यूशन, किसी लीडर ने ये होप नहीं दे रहा कि आए पाकिस्तान को बचाएं। आज मेरी ये ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी घर में अकेला बैठ के जरा सोचे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या ये इस्लाम है जो हमें पीटीआई ने सिखाना था? इस्लाम क्या है? हमें दोबारा कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह बताएंगे, फिर दोबारा टीच करेंगे। मुसलमानों को दोबारा मुसलमान करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और 3.5 साल और 9 साल की, मैं ये चाहूंगा इनके 3.5 साल की परफॉर्मेंस देखें, इनकी 9 साल की परफॉर्मेंस देखें। सुबह रात में क्या है, वोट चाहे जिसको मर्जी दें, लेकिन कोशिश करें कि आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कोई अच्छा प्लान करें। पाकिस्तान की माजी को पढ़ने की कोशिश करें, जो गलतियां की हैं वहां से लर्न करें आज। और दूसरा एक सबसे बड़ा मैसेज जो मेरा आखिरी हम्बल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बलूचिस्तान में, सिंध में जो लोग सैलाब ज़दगान हैं, उनके बारे में सोचें। क्या ही अच्छा होता खान साहब ये जलसा बलूचिस्तान में करें। बिल्कुल, लेकिन सर लास्ट में वही कि इन्होंने लाहौर में या पंजाब में कहना चाहिए कि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर पार्टी फ्लैग लगा दिया, और सिर्फ वो भी एक वाहिद रीजन थी लाहौर में करने के लिए कि यहाँ से गवर्नमेंट की फंडिंग, पब्लिक फंडिंग को खर्च किया जाए, सरकारी जराए को इस्तेमाल किया जाए, और किया है उन्होंने, खुल के किया। एक गरीब मुल्क में इस तरह का जलसा करना, ये एक खुला तजाद। लेकिन सर एक पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग जो है वो मुल्क के फ्लैग से ऊपर तो नहीं जा सकता। और दूसरा, लगवाने वाले सारे सरकारी अफसर हैं जिनको इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी है। तो वो जिस तरह वो कहते हैं ना, वो खान साहब की तो यही सबसे बड़ी बीमारी है। वो कहते हैं हम लार्जर देन पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान, मैं तो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर हूं। वो देखे ना, हर बात का कहते हैं मुझसे ज्यादा इस्लाम कौन जानता है, मुझसे ज्यादा मगरब को कौन जानता है, मैं तो भारत को भारतीयों से ज्यादा जानता हूं। तो फिर वो अपने आप को, आप अपनी पार्टी को पाकिस्तान और इस्लाम से बड़ा समझें, तो फिर यही होता है। पीटीआई के झंडे फिर पाकिस्तान के झंडे से ऊपर ही लगते हैं फिर। बिल्कुल, और ये चीज लोगों ने बहुत नोट की और लोगों ने बहुत बुरा भी मनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन खैर, बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, और एक बार फिर आपको मुबारक हो चौथा। मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।